बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्यूब वाहिनी की लंबाई लगभग कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ट्यूब वाहिनी के मुख्य रूप से 3 भाग होंगे। तो सबसे पहला भाग होता है उसका नाम होता है इनवर्टिबुलम। इनवर्टिबुलम में जो बीच का भाग होगा उसका नाम होता है एम्पुला, और सबसे जो लास्ट का भाग होता है उसका नाम होता है इस्मस। तो ट्यूब वाहिनी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इनवर्टिबुलम, एम्पुला और इस्मस। हमने पढ़ा था कि अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाएगा, फर्टिलाइजर। और हमने पढ़ा था कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में कहां पर मिलते हैं, ट्यूब वाहिनी के अंदर मिलेंगे। कहने का मतलब निषेचन प्रक्रिया कहां पर पूरी होती है, ट्यूब वाहिनी में। लेकिन हमने पढ़ा कि निषेचन प्रक्रिया ट्यूब वाहिनी के कौन से भाग में पूरी होती है, एम्पुला, इस्मस। आपको बताया था कि जैसे ये मान लीजिएगा ट्यूब वाहिनी है, इसका मान लो पहला पोर्शन है इनवर्टिबुलम, उसके बाद में एम्पुला और उसके बाद में इस्मस। जहां पर एम्पुला और इस्मस आपस में ज्वाइंट होते हैं, इस जगह के दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे। कहने का मतलब निषेचन प्रक्रिया ट्यूब वाहिनी के अंदर एम्पुला इस्मस जंक्शन के ऊपर पूरी होती है। और हमने पढ़ा कि जब अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिलने के बाद में यहाँ पर कितने टाइम तक रुकेंगे, 72 घंटे तक रुकेंगे। 72 घंटे के बाद में दोनों के दोनों यूट्रस में चले जाएंगे, गर्भाशय में बच्चा दानी में चले जाएगा, बच्चा रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कि महिला में अभी परमानेंट प्रेगनेंसी रोकनी है तो किसको काटा या बांधा जाएगा, ट्यूब वाहिनी को, फैलोपियन ट्यूब को। और ट्यूब वाहिनी को काटा या बांधा जाना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाएगा। और ये ट्यूबेक्टोमी केवल और केवल किससे की जाती है, महिला में की जाती है। ठीक है। बाकी ये जो तो केंद्र बेसिकली नहीं होता है, कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है। तो महिला में ट्यूब वाहिनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होंगे, इनवर्टिबुलम सबसे पहला भाग है, एम्पुला बीच का भाग है, इस्मस सबसे लास्ट का भाग है। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाएगा। निषेचन प्रक्रिया ट्यूब वाहिनी में पूरी होती है, और निषेचन प्रक्रिया ट्यूब वाहिनी में एम्पुला इस्मस जंक्शन के ऊपर पूरी होती है। शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद ट्यूब वाहिनी में 72 घंटे तक रुकेंगे। 72 घंटे के बाद में दोनों के दोनों यूट्रस में चले जाएंगे, बच्चा रह जाएगा। एक हमने पढ़ा कि महिला में परमानेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए फैलोपियन ट्यूब को काटा या बांधा जाएगा, दोनों साइड की कटेंगे, लेफ्ट राइट की। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अंडाणु बाहर निकलेगा वो लेफ्ट साइड से भी बाहर आ सकता है, वो राइट साइड से भी बाहर आ सकता है, ठीक है ना, किसी भी साइड से। तो फैलोपियन ट्यूब को काटा या बांधा जाना कहलाएगा ट्यूबेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी किसमें की जाएगी, महिला में। एक बार हमने पढ़ा था कि जब अंडाशय से ये अंडाणु बाहर निकलेगा, हमने बेसिकली कॉल किया था कि 28 दिन का लड़की में रजो धर्म चक्र होगा। 28 दिन के रजो धर्म चक्र में 14वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु बाहर आएगा। जब ये अंडाणु बाहर आएगा तो इस अंडाणु को कैच करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये काम डिग्री करेगी। डिग्री से अंडाणु को कैच करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ देगी। उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन करती है। ये हमने कौन सा लिया था, एक और देखो, ठीक है। ट्यूब वाहिनी, ट्यूब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब वाहिनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब वाहिनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3 भाग। पहला तो देखिए इनवर्टिबुलम, उसके बाद में एम्पुला और उसके बाद में इस्मस। इनवर्टिबुलम, एम्पुला, इस्मस, तीनों पार्ट है। एक वाहिनी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इनवर्टिबुलम, एम्पुला और इस्मस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडाणु तथा शुक्राणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अंडाणु तथा शुक्राणु का आपस में मिलना अंडाणु तथा शुक्राणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। अंडाणु तथा शुक्राणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है तथा यह निषेचन क्रिया ट्यूब वाहिनी में fertilization process is completed at ampulla isthmus junction of fallopian tube। तथा यह निषेचन प्रक्रिया
इन वाहिनी में एम्पुला इस्मस जंक्शन पर पूरी होती है। दवाई है निषेचन प्रक्रिया इन वाहिनी में एम्पुला इस्मस जंक्शन, यानी जहां दोनों मिलेंगे एम्पुला और इस्मस, दवाई है निषेचन प्रक्रिया इन वाहिनी में एम्पुला इस्मस जंक्शन पर पूरी होती है। एम्पुला इस्मस जंक्शन पर पूरी होती है। ओके, आगे डी वाहिनी में मिलने के बाद अंडाणु तथा शुक्राणु, डी वाहिनी में मिलने के बाद अंडाणु तथा शुक्राणु यहाँ पर बेहतर रहने तक होते हैं। जाइगोट रिमेन्स इन फिलामेंट up to 72 hours। अंडाणु तथा शुक्राणु मिलने के बाद इन वाहिनी में बेहतर करने तक होते हैं तथा उसके बाद गर्भाशय में चले जाते हैं। आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, तथा उसके बाद गर्भाशय में चले जाते हैं। आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, उसके बाद गर्भाशय में चले जाते हैं। उसके बाद गर्भाशय में चले जाते हैं। टोटल के पहला पढ़ेंगे। लेकिन महिला में एक वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब का काटा या बाल आ जाना, कटिंग और टाइटनेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड डिफेक्ट इन ह्यूमन फीमेल। महिला में इन वाहिनी का काटा या बांधा जाना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। कटिंग और टाइटनेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी इन ह्यूमन फीमेल। मानव महिला, महिला में ट्यूब वाहिनी को काटा या बांधा जाना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी तथा यह ट्यूबेक्टोमी केवल महिला में की जाती है। ट्यूबेक्टोमी इज पॉसिबल इन ओनली ह्यूमन फीमेल्स, तथा यह ट्यूबेक्टोमी केवल महिला में की जाती है। महिला में अगला पढ़ेंगे। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, when ovulation take place, जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तब इसको कैच करने का काम पिंडली के द्वारा किया जाता है। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तब इसे कैच करने का काम पिंडली के द्वारा किया जाता है। when ovulation take place, egg is held by पिंडली। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तब इसको कैच करने का काम पिंडली के द्वारा किया जाता है। चलिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में एक चीज और समझिए। जैसे आपने एक आईवीएफ का सुना होगा, परमनरी शिशु के बारे में सुना होगा आपने, परमनरी शिशु आईवीएफ। देखिए आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। देखिए आईवीएफ की टेक्निक का यूज किया जाता है। दो टेक्निक यूज होती है, तो आईवीएफ का होता है और एक होता है सैरोगेसी। सैरोगेसी का नॉर्मल मतलब होता है गिराई की। ये दोनों की दोनों चीजें कब केस कंडीशन के अंदर यूज की जाती हैं। ये जो आईवीएफ होगा परमनरी शिशु का टेस्ट ट्यूब बेबी का, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक एकदम यूज की जाएगी जब महिला के अंदर ये फैलोपियन ट्यूब काम ना करे। जब महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब काम ना करे, इस कंडीशन के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर बेसिकली होता है। लेकिन महिला में अगर फैलोपियन ट्यूब काम ना करे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर काम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन ये बेसिकली क्या होती है, कहने का मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में कहां पर मिलते हैं, एक वाहिनी के अंदर मिलेंगे।
कल आपको ये बताया था कि जैसे इसकी लंबाई तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसकी चौड़ाई बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। सवाल अपना ये था क्या आपको किसी जगह इतना बिल्कुल नेग्लिजिबल सा होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है। तो इसकी चौड़ाई बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। कई केसेस में क्या होता है फैलोपियन ट्यूब ऐसे चिपक जाती है। अगर चिपके तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसको खोल दे, तब काम कर बंद रहेगा। इस कंडीशन के अंदर एक फैलोपियन ट्यूब अगर बंद हो जाए तो अंडाणु ऐसे बाहर नहीं निकल पाएगा और यहाँ से शुक्राणु इसके साथ में मिल नहीं पाएगा। कहने का मतलब फैलोपियन ट्यूब में डिपोआइनी के अंदर जो काम होना है वो काम नहीं होता है। ठीक, इस कंडीशन के अंदर महिला बांध रहेगी, लेकिन जब केवल महिला बांध इस ध्यान तक रहेगी तो फैलोपियन ट्यूब काम नहीं करेगी। इस कंडीशन के अंदर इस महिला में प्राइमरी शिशु का यूज करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक यूज करेंगे। इसके अंदर होता क्या है, नॉर्मली इस डिपोआइनी के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, मतलब विसर्जन क्रिया होती है। और अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर कितने टाइम तक मिलेंगे, लगभग 75 घंटे तक यहाँ पर रहेंगे। 75 घंटे के बाद में दोनों के दोनों गर्भाशय में चले जाएंगे, बच्चादानी में चले जाएंगे। अब इस टाइम में कैसे डॉक्टर करेगा क्या, पुरुष से शुक्राणु बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये जो महिला है कॉमन सेवा का महिला केवल डिपोआइनी खराब है, महिला में ओवरी जो है अंडाशय बिल्कुल ठीक है। अगर ओवरी बिल्कुल ठीक है तो कॉमन सेवा में यहाँ पर एग बनते मिलेंगे, एग बिल्कुल ठीक मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस महिला के अंडाशय से अंडाणु बाहर निकाल दिया जाएगा, पुरुष से शुक्राणु बाहर निकाल देंगे, महिला से अंडाणु बाहर निकाल दिया जाएगा, एग बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये दोनों के दोनों आपस में मिलने कहां पर चाहिए, डिपोआइनी में, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन इस महिला की डिपोआइनी फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही, आगे फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही, तो इस अंडाणु और शुक्राणु को बाहर किसी ट्यूब के अंदर मिलाया जाएगा। जैसे कॉमन सी बात है कि कोई भी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होगा, यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट होगा वो सेम एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ का जितना भी टेम्परेचर होगा वो सेम टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा, यहाँ की जितनी ह्यूमिडिटी होगी, जितनी आर्द्रता होगी, वो सेम ह्यूमिडिटी यहाँ पर रहेगी। कहने का मतलब इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एनवायरनमेंट होगा वो सारा का सारा एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये अंडाणु और शुक्राणु इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़े जाएंगे। कहने का मतलब वैसे तो निषेचन कहाँ पर होना चाहिए था, डिपोआइनी में, लेकिन महिला में डिपोआइनी काम नहीं कर रही, इसलिए ये निषेचन क्रिया डिपोआइनी से बाहर इस ट्यूब के अंदर करवाई जाएगी। इन दोनों को इस ट्यूब के अंदर 72 घंटे तक रखा जाएगा। 72 घंटे के बाद में दोनों के दोनों कहां पर जाने हैं, गर्भाशय में जाने हैं, बच्चादानी में। इस महिला की बच्चादानी बिल्कुल ओके है, तो 72 घंटे के बाद में दोनों को यहाँ से निकाल के यूट्रस में बच्चादानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। बच्चादानी के अंदर बच्चा छोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद में सारा कुछ ठीक है, इसका बाकी की जो प्रोसेस है वो लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक यूज की जाती है वो तब यूज की जाएगी जब महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब काम ना करे। तो अगर महिला में फैलोपियन ट्यूब काम ना करेगी तो जितना विशेषण क्रिया महिला के शरीर से बाहर करवाई जाएगी। इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये भी टेस्ट बेबी की टेक्निक कब यूज की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस प्रक्रिया के अंदर जो विशेषण क्रिया है वो होगी शरीर के बाहर, यानी फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के आउटसाइड होगा, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जो विकास होगा, बच्चे का विकास कहाँ पर होगा, तो शरीर के अंदर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो शरीर के बाहर होगी, शरीर के बाहर ही करवा रहे हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर काम नहीं कर रही और ये काम हम शरीर के बाहर करवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 72 घंटे के बाद में दोनों को यहाँ से निकाल के कहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, गर्भाशय यूट्रस में छोड़ दिया जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या कर रहे हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, बच्चादानी के अंदर। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो तो शरीर के अंदर ही हो रहा है, लेकिन जो विशेषण क्रिया हुई वो शरीर के बाहर हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है प्राइमरी शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेक्निक कब यूज की जाएगी जब महिला में फैलोपियन ट्यूब यानी डिपोआइनी काम ना करे। दूसरी बात ये, इस टेक्निक के अंदर जो विशेषण क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा वो शरीर के बाहर करवाया जाएगा, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, बच्चे का डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होगा, क्योंकि 72 घंटे तक ये दिक्कत उसके बाद में महिला में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, ये जो सरोगेसी है, सरोगेसी की टेक्निक कब यूज की जाएगी जब महिला में अंडाशय भी ठीक है, डिपोआइनी भी ठीक है, लेकिन बच्चादानी ठीक नहीं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर बच्चादानी काम ना करे, इसमें बायोमेट्रिक आवश्यकता हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, अब महिला में डिपोआइनी ने काम ना किया तो टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज किया। अगर यूट्रस बच्चादानी ने काम ना किया तो सरोगेसी का हमने यूज किया, जाएगी। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, महिला में अंडाशय बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कहने का मतलब अंडाणु बनेंगे, एग बनेगा। महिला में डिपोआइनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कहने का मतलब अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिला की दिक्कत क्या है, 72 घंटे के बाद में दोनों को जाना है बच्चादानी के अंदर, लेकिन इस महिला की बच्चादानी खराब है। इस महिला की बच्चादानी खराब है तो किराए की कोख ली जाएगी,
मतलब किसी दूसरी महिला को हायर किया जाएगा बच्चा पालने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए। आप 72 घंटे तक तो यहाँ पर काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पर ये 72 घंटे के बाद में बच्चा दादी के घर जाने हैं, उस टाइम पर इन दोनों को यहाँ से निकाल के दूसरी महिला के गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया जाएगा। और ये जो बच्चा पैदा करेगी महिला, दूसरी महिला से बच्चे को पैदा करेगी। बच्चा तो था एक्चुअली इस महिला का, लेकिन पैदा किया दूसरी महिला ने। तो महिला में जब बच्चा लाने काम ना करे, बच्चा लाने काम ना करने का मतलब महिला में अंडाशय भी काम कर रहा है, महिला में डिंबवाहिनी भी काम कर रही है। तो महिला में अंडाणु भी बन जाएंगे और महिला में अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल भी जाएंगे। लेकिन 72 घंटे के बाद में दोनों को इस बच्चा लाने के अंदर जाना था, लेकिन ये बच्चा लाने महिला में किसी कारणवश काम नहीं कर पा रही, खड़ा है। इस कंडीशन के अंदर 72 घंटे तक इनको यहाँ से निकाल के दूसरी महिला की बच्चा लाने के अंदर छोड़ दिया जाएगा। और दूसरी महिला की बच्चा लाने में छोड़ेंगे तो निषेचन प्रक्रिया तो ये इसी महिला के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो इसी महिला के अंदर हुआ है, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरी महिला के अंदर होगा। आपने सोनी सुपर कोई देखे हो उसमें ये केस किराए की थोड़ा देखा हुआ है, उनका जो बच्चा है वो दूसरा अंग्रेजी का पढ़ा देखेगा, वो सर्विस होती किराए की हो। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक शिशु के लिए टेस्ट बेबी की टेक्निक का भी यूज की जाएगी जब महिला में फेलोपियन ट्यूब के लिए भी काम ना करेगी। इस टेक्निक में निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होगी, लेकिन बच्चे का विकास शरीर के अंदर होगा। किराए की कोई सरोगेसी की टेक्निक का भी यूज की जाएगी जब महिला में बच्चा नहीं खराब हो या गर्भाशय काम ना करे। इस कंडीशन के अंदर निषेचन क्रिया इसी महिला की तरफ होगी, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो दूसरी महिला के गर्भाशय की तरफ होगा। दोनों चीजें ध्यान रखिए, कौन सी टेक्निक का यूज की जाएगी। देखिए इसमें आपने जो नोट में 2 बार लिखे थे, तीसरा बार लिखे नोट के अंदर। यदि महिला में डिंबवाहिनी काम ना कर पाए, if fallopian tube is inactive in any women, then test tube baby technique is used. यदि किसी महिला में डिंबवाहिनी काम ना कर पाए, यदि किसी महिला में डिंबवाहिनी काम ना कर पाए, तब उस स्थिति में अर्धनिक शिशु की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक तब उस स्थिति में अर्धनिक शिशु तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी महिला में डिंबवाहिनी काम ना कर पाए, तब उस स्थिति में अर्धनिक शिशु तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये फेलोपियन ट्यूब इज इनएक्टिव है, that test tube baby technique is used. देखिए इस तकनीक में निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होगी। In this process, fertilization takes place outside the body. इस प्रक्रिया में निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती है। निषेचन प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। अब बच्चे का विकास शरीर के अंदर होता है, बट डेवलपमेंट ऑफ fetus टेक प्लेस इनसाइड बॉडी। निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती है, लेकिन बच्चे का विकास शरीर के अंदर होता है। बच्चे का विकास यानी fetus डेवलपमेंट, लेकिन बच्चे का विकास शरीर के अंदर होता है। और में चलो मान लीजिए यदि महिला में गर्भाशय काम ना कर पाए, एक यूट्रस की इनएक्टिव, क्या मतलब है? यदि महिला में गर्भाशय काम ना कर पाए, यदि महिला में गर्भाशय काम ना कर पाए, तब सरोगेसी की वर्क नहीं ना किराए की को एक यूट्रस की इनएक्टिव इन एनी गिवन, देन सरोगेसी इज यूज्ड। यदि महिला में गर्भाशय काम ना कर पाए, तब सरोगेसी यानी किराए की ग्रोथ का प्रयोग किया जाता है। किराए की ग्रोथ सरोगेसी देखिए इसमें बच्चे का इसमें निषेचन क्रिया महिला के शरीर के अंदर होती है। इन दिस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड बॉडी। इस प्रक्रिया में निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है, जबकि बच्चे का विकास दूसरी महिला के गर्भाशय में होता है।
While development of fetus take place in uterus of another woman. इस महिला में इस प्रक्रिया में निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है, लेकिन बच्चे का विकास दूसरी महिला के गर्भाशय में होता है। निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है, जबकि बच्चे का विकास शरीर के दूसरी महिला के गर्भाशय में होता है। तो ये दो टेक्निक है, तो इसका सैरोगेसी का क्या है कि होगा और एक टेस्ट करता है, इस कंडीशन में कैसे होता है। अगला देखिए डी को हनी के बाद में काम कौन करेगा, गर्भाशय काम करेगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है। पहले तो देखिए सिंपल सी बात है, गर्भाशय में बच्चादानी वो जगह होती है जहां पर बच्चा ठहरेगा। बच्चा जहां पर जितने टाइम तक यहां पर ठहरेगा उसे बोलेंगे गर्भावधि। आपको यहाँ पर दो टर्म आपको इंग्लिश में याद करनी है, ठीक है। दो टर्म इंग्लिश में याद करनी है, तो है प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड को हिंदी में बोलते हैं वैसे ही गर्भावधि। और एक होता है गेस्टेशन पीरियड, ये भी हिंदी में आपको गर्भावधि लिखा मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर दोनों टर्म अलग अलग है, एक्चुअली में मतलब भी दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए पहले आप समझिए गर्भावधि का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है। बच्चा जितने दिनों तक इस गर्भाशय के अंदर रहेगा, नॉर्मली जब देखा जाए तो हम ये बोलते हैं कि महिला के अंदर 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने से लगेगा। अलग अलग जीवों के अंदर अलग होता है। जितने टाइम तक बच्चा गर्भाशय के अंदर रहेगा उसे तो हम क्या बोलेंगे, गर्भावधि बोलेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब टाइम फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू डिलीवरी। टाइम फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू डिलीवरी का मतलब क्या होगा, इम्प्लांटेशन का मतलब होगा जब बच्चा ठहरेगा, बच्चे के ठहरने से लेकर बच्चे के बाहर निकलने तक का जो टाइम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गर्भावधि। लेकिन गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर 72 घंटे रुकेगा बच्चा, 72 घंटे ये प्लस ये टाइम, इन दोनों का जो कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसे क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड। कहने का मतलब टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी इस स्टार्ट गेस्टेशन पीरियड। तो दोनों चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वैसे हिंदी के अंदर आपको दोनों कंडीशन के अंदर गर्भावधि मिलेगा। प्रेगनेंसी पीरियड तो आप नॉर्मली समझते हैं कि हिंदी में क्या होता है, ठीक है। एक होता है प्रेगनेंसी पीरियड और एक होता है गेस्टेशन। प्रेगनेंसी पीरियड का मतलब होगा बच्चे के ठहरने से लेकर, क्योंकि हमने पढ़ा कि निषेचन प्रक्रिया के कितने टाइम बाद में बच्चा ठहरता है, तो 72 घंटे के बाद में बच्चा ठहरेगा। तो बच्चे के ठहरने से लेकर बच्चे के पैदा होने के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, निषेचन क्रिया से लेके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, निषेचन क्रिया से लेके और बच्चे की डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे क्या बोला जाएगा, गेस्टेशन पीरियड। सिंपल सी बात है, गेस्टेशन पीरियड हमेशा प्रेगनेंसी पीरियड से 72 घंटे ज्यादा होता है, नॉर्मल तरीके से समझो, ठीक है। क्योंकि इसमें 72 घंटे काउंट नहीं होते, इसमें 72 घंटे काउंट होते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। उसके बाद में गर्भाशय में बच्चा दानी वो चीज होगी जहां पर बच्चा ठहरेगा। अब कौन सी चीज होता है, इसके इंग्लिश में नाम अलग है, यूट्रस एंड वोम। हिंदी के अंदर इसको गर्भाशय ही बोलेंगे, लेकिन यूट्रस के अंदर और वोम के अंदर फर्क क्या होता है। अगर इस बच्चादानी के अंदर बच्चा नहीं है तो इस बच्चादानी को बोला जाएगा यूट्रस। अगर इस बच्चादानी में बच्चा है तब इसे क्या बोला जाएगा, वोम बोला जाएगा। ये डिफरेंस होता है, तो ये भी थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखना। वैसे गर्भाशय को बच्चादानी नॉर्मली बोलेंगे, लेकिन गर्भाशय के लिए आपको एक टर्म तो मिलेगी यूट्रस और एक मिलेगा वोम। इन दोनों में फर्क क्या होता है, अगर बच्चादानी में बच्चा नहीं है तब इसे हम बोलेंगे यूट्रस, लेकिन अगर बच्चादानी में बच्चा है तब इसे क्या बोला जाएगा, वोम बोला जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। उसके बाद में अगला पॉइंट, कल हमने एक बात पढ़ी थी कि बच्चा यहाँ पर ठहरेगा तो बच्चे के अंदर में लेयर बनेगी, दीवार बनेगी। आपने पढ़ा कि इस दीवार का नाम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अपराध और इंग्लिश में इसको प्लेसेंटा। वैसे हमने पढ़ा कि इसको असल इसको जेल बोलते हैं, बच्चे की तरफ कवरिंग। ये जो अपरा या प्लेसेंटा होता है, अपरा या प्लेसेंटा एक प्रकार का ऊतक होता है टिश्यू, और इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है, गर्भाशय में बच्चा अपनी मां के साथ जिस ऊतक के माध्यम से जुड़ा होता है उस ऊतक का नाम क्या होता है, अपरा या प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होगा इसके साथ बिल्कुल चिपका मिलेगा इसे। बच्चा जो होगा आपने कई बार यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, तो बच्चा 3 घंटे बाद घूमना स्टार्ट कर देगा, इसे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब तो बच्चा घूमेगा तो जो बच्चा घूमेगा, ये जो प्लेसेंटा होगा ये फिक्स रहेगा बिल्कुल तीनों साइड से। अगर बाइक में प्लेसेंटा उतर जाए तो फिर बच्चा बाहर ही आएगा। तो ये जो
के माध्यम से अटैच होता है उस ऊतक का नाम क्या होता है? अपना या प्लेसेंटा। कल हमने बेसिकली बना लिखा इस अपना या प्लेसेंटा को बनाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। कल हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलेटिव बनेगा और कार्बोक्सिलेटिव से क्या बनता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना गर्भाशय में बच्चा अपनी मां के साथ जिस टिश्यू के माध्यम से जिस ऊतक के माध्यम से अटैच होगा उसका नाम होता है अपना प्लेसेंटा और इस अपना प्लेसेंटा को बनाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। दूसरी बात ये जब बच्चा अपनी मां के गर्भ के अंदर होगा, मां को अपनी मां के गर्भ के अंदर थे तो हमने खाना पीना किया होगा, इनको मेरे बिना मैं भी तो जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा हमारे अंदर कोई गंदी चीज उसको बाहर निकली होगी। अब खाने पीने की चीजें कैसे तो हमारी बॉडी के अंदर गई होगी और कैसे बाहर निकली होगी उसके मामले क्या होता है? जो ये प्लेसेंटा होता है ना, जो जेल होती है उसमें वो हमारी अशुद्धि से निकलेगी और ऐसे पूरी बॉडी को कवर करेगी। ऐसे पहले बार वो गुब्बारा होता है प्रकार का, गुब्बारे के अंदर बच्चा है तो गुब्बारे का जो मुंह होगा वो यहाँ पर है, यहाँ से वो मतलब शुरू होकर पूरी बॉडी को कवर करेगी। आपने नॉर्मली देखा होगा ना बच्चे के पैदाइश के बाद उसकी नाड़ काटते हैं, नाड़ वो ये बिल्कुल शुरुआती पॉइंट होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं गर्भनाल। गर्भनाल यानी नावल कोर्ड या फिर इम्बिलिकल कोर्ड, नावल कोर्ड या फिर इम्बिलिकल कोर्ड। अब नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा या अपना है इस प्लेसेंटा का शुरुआती पॉइंट क्या कहलाएगा? गर्भनाल कहलाएगा। अब बच्चे के अंदर कोई भी चीज अंदर जाएगी या कोई भी चीज बाहर निकलेगी तो इसी के अंदर बाहर निकलेगी या इसी के अंदर अंदर जाएगी। इसके बारे में कुछ नहीं आता है। बच्चे में सभी पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बच्चे में सभी पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई और गंदे पदार्थों का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? गर्भनाल के माध्यम से होता है। देखिए अपना या प्लेसेंटा तो प्रोडक्शन करेगा और बच्चे के जितने भी न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी, पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई होगी या गंदे पदार्थ बाहर निकलेंगे वो किसके माध्यम से बाहर निकलेंगे? गर्भनाल के माध्यम से बाहर निकलेंगे और इसी के माध्यम से अंदर जाएंगे। पैदा होने के बाद जब बच्चा खाना पीना करेगा वो बाहर से करेगा, मां उसको जरूरत नहीं है तो उसके बाद में गर्भनाल उसके पैदा होते ही काट दी जाएगी। अच्छा एक पॉइंट याद है, हमने जब पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी तो पीयूष ग्रंथि में आपको हार्मोन बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बताया भाई क्या काम करता है? एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। हमने एक बात पढ़ी थी कि जब बच्चा बाहर निकलेगा तो मां को नुकसान करना पड़ेगा, जोर मारना पड़ेगा। अब ये जो हमने पढ़ा कि जो प्लेसेंटा है बिल्कुल चिपका होता है यहाँ पर, तो कॉमन सी बात है जब तक ये प्लेसेंटा बच्चादानी की दीवारों से उतरेगा नहीं तब तक तो बाहर आ नहीं सकता है, ठीक है? तो ये जो यूट्रस होगा इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल दिया था छोटा सा भी, मान लो हमारे हाथ पे नीली मिट्टी लग रही है और इस मिट्टी को उतारना है तो ध्यान से ऐसे करना पड़ेगा तभी उतरेगी, ठीक है? तो इस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को तेज करना पड़ेगा और इस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को तेज करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ऑक्सीटोसिन। तो डिलीवरी के टाइम पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। एक तो इसका काम होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को तेज करना। दूसरा ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होगा, ये जो बच्चादानी होगी, बच्चादानी का जो मुंह होगा, बच्चादानी का मुंह होगा इसको बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स यानी ग्रीव, बच्चादानी का। तो कौन सी बात है, बच्चा बाहर निकलने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहले तो जो होता है प्लेसेंटा तो बच्चादानी के साथ में चिपकी पड़ी है हटनी चाहिए चारों साइड से। दूसरी कंडीशन के बच्चादानी का मुंह खुलना चाहिए। अब दोनों कंडीशन पैरेलल चलेगी। पहले तो ये जो प्लेसेंटा होगी बच्चादानी की चारों साइड की दीवारों से उतरेगी, जैसे ही प्लेसेंटा चारों साइड से उतर जाएगा उसके बाद में बच्चादानी का मुंह खुलेगा और इस बच्चादानी के मुंह को खोलने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? रिलैक्सिन। बेसिकली क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होगा ना, बच्चादानी का मुंह खोलने में काम ये निकलेगा। रिलैक्सिन हार्मोन का मेन काम होता है कि बच्चादानी का मुंह थोड़ा सा खोल देगा तो उसको ज्यादा डायरेक्ट कर देगा, छोटा कर देगा। तो बच्चादानी का मुंह जितना छोटा होगा बच्चा उतनी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो डिलीवरी के टाइम पर दो हार्मोन निकलेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये तो निकलेगा पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होगा, रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा ओवरी से, अंडाशय से। रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स को डायरेक्ट करेगा, बच्चादानी के मुंह को छोटा करेगा और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा ताकि जो प्लेसेंटा है वो बच्चादानी की दीवारों से हट जाए और जैसे प्लेसेंटा हटेगा तो बच्चा बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है। अच्छा एक आपने जैसे सुना होगा प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी आज के टाइम में देखिए अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है तो हम कंडोम का यूज कर लिया, टैबलेट का यूज कर लिया, कई चीजें यूज कर लेते हैं। पहले एक मतलब प्रॉपर्टी एक प्रकार की आयुषी होती है, आयुषी इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, यू का मतलब होता है यूट्राइन, यूट्राइन का मतलब होता है गर्भाशय में बच्चा जाना, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक और डी का मतलब होता है डिवाइस यानी यंत्र। यानी का मतलब बच्चादानी के अंदर लगाया जाने वाला गर्भ निरोधक यंत्र क्या कहलाता है? आयुषी कहलाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक प्रकार की आयुषी होती है।
पुराने टाइम में प्रॉपर्टी वैसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन पुराने टाइम पर इसका यूज होता था प्रॉपर्टी का। तो सुनिए आगे ये प्रॉपर्टी लगती कहाँ पर है? तो पहली बात तो कॉमन सी बात इसमें वर्ड है यूट्राइन एंड यूट्रस। तो पहली बात है बच्चा लाने के अंदर लगेगी, लेकिन बच्चा लाने के अंदर लगेगी कहाँ पर? बच्चा लाने का जो होगा ना यहाँ पे शरीर से यहाँ पर लग जाएगी। वैसे इसकी अलग अलग शेप आती थी, कुछ इस तरीके की शेप आएगी इसकी। अब यहाँ पर करने प्रॉपर्टी लगाने से इसका फायदा क्या हो जाएगा? सेक्सुअल प्रोसेस में जो शुक्राणु यहाँ पर छोड़ दिए जाएंगे, ये शुक्राणु को हमने पढ़ा था कि अंडाणु से मिलने के लिए लेफ्ट और राइट साइड में मूवमेंट करेंगे, लेकिन आगे अगर हमने प्रॉपर्टी लगा रखी तो आगे से रास्ता बंद है। सिंपल सी बात है, रास्ता अगर आगे से बंद है तो ये शुक्राणु अंडाणु के साथ नहीं मिल पाएगा, और जब तक अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिलेंगे तब तक बच्चा पैदा होने की कोई चांस नहीं है। तो ये जो आयुषी लगती थी, प्रॉपर्टी लगती थी, ये प्रॉपर्टी बच्चा लाने के मुंह पे लगाई जाती थी, यानी यूट्रस के माउथ पे, यानी कहाँ पर लगाई जाती थी? सर्विक्स पर लगती थी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी एक प्रकार की आयुषी होती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी बच्चा लाने के अंदर लगाई जाने वाली गर्भ निरोधक युक्तियां क्या कहलाती है? आयुषी कहलाती है। तो बच्चा लाने की बारी है, बेबी के बारे में किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं है, नॉर्मली पूछते हैं। वैसे पार्ट इसके भी किए हैं, लेके वैसा का लेके वैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बड़ा ध्यान रखना भी हमारी ह्यूमन फीचर के अंदर कॉम्बिनेशन होने का वैसा होता है योनि सेक्सुअल प्रोसेस में जो स्पर्म डिपॉजिट किए जाएंगे वो योनि के अंदर डिपॉजिट किए जाएंगे। एक बार की सेक्सुअल प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 लाख शुक्राणु आ जाएंगे, कम से कम मिनिमम। और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमने पढ़ा कि काफी आधे शुक्राणु यही हो जाएंगे, 50-40 मिनट बचे वो फिर आगे मूवमेंट करेंगे। कम से कम यहाँ पर जैसे जितने भी शुक्राणु यहाँ पर आएंगे उसमें से 50% शुक्राणु का जिंदा रहना जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। बाद में यहाँ पर जितने भी शुक्राणु आएंगे 70% यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, 70% यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो शुक्राणु है बिल्कुल नॉर्मल रेडी, वो आगे अंडाणु तक पहुंचेंगे पहले खत्म होंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है शुक्राणु जो आगे मूवमेंट करेगा ना, इस शुक्राणु की स्पीड होती है 2 मिलीमीटर प्रति मिनट। इस स्पीड से ये शुक्राणु से अंडाणु के पास में आएगा। अब अगर 70% शुक्राणु यहाँ पे खत्म हो जाए तो कॉमन सी बात है शुक्राणु बहुत ही लो क्वालिटी के हैं। इस कंडीशन के अंदर कम से कम 50% शुक्राणु तो यहाँ पर बचेंगे, तो ही फर्टिलाइजेशन के साथ रहते हैं, अदरवाइज बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर चांस है। पहले अगर हो जाए बाकी बहुत ही कम चांस है। तो एक बार की सेक्सुअल प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 लाख शुक्राणु अंदर आएंगे। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए 50% शुक्राणु का जिंदा होना जरूरी होगा, अदरवाइज फिर फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती है। तो ये बात सही है। कंप्लीट अभी मादा जाति मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गर्भाशय एंड यूट्रस। गर्भाशय में देखिए, गर्भाशय में बच्चा रहता है, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक प्लेस इन यूट्रस। गर्भाशय में बच्चा रहता है तथा बच्चे का विकास होता है। इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक प्लेस इन यूट्रस। गर्भाशय में बच्चा रहता है तथा बच्चे का विकास होता है। वैसे ही जो बच्चादानी होती है ना, बच्चादानी के अंदर 3 दीवारें मिलेंगी, मतलब 3 परतें होती है बच्चादानी की, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से 3 लेयर मिलेंगी। सबसे बाहर की लेयर होगी, उसका नाम होता है एपिमेट्रियम। सबसे बाहर की परत एपिमेट्रियम होती है, बीच की परत का नाम होता है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की परत का नाम होता है एंडोमेट्रियम। सिंपल ध्यान रखना कि जो मेट्रियम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? यूट्रस के लिए, बच्चादानी के लिए। हमने अगर आपको याद होगा तो दिल के अंदर भी पढ़ा है, दिल के सबसे बाहरी परत है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है ना। एपी का मतलब होता है ऊपर, मायो का मतलब होता है बीच और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो बच्चादानी की 3 लेयर होगी, सबसे ऊपर की लेयर एपिमेट्रियम, बीच की लेयर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। गर्भाशय की मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। 3 layers are present in uterus। गर्भाशय की मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। गर्भाशय की मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। देखिए सबसे बाहरी परत है एपिमेट्रियम, सबसे बाहरी परत एपिमेट्रियम, एपिमेट्रियम
सबसे बाहरी परत एपिमेट्रियम, बीज की परत मायोमेट्रियम, मिड लेयर इज मायोमेट्रियम। सबसे बाहरी परत एपिमेट्रियम, बीज की परत मायोमेट्रियम तथा सबसे अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर एपिमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय में बच्चा, गर्भाशय में बच्चा अपनी मां के साथ the tissue which connect fetus to mother is called the placenta। गर्भाशय में बच्चा अपनी मां के साथ जिस ऊतक के माध्यम से जुड़ा होता है, the tissue which connect fetus to uterus या its mother is called placenta। गर्भाशय में बच्चा अपनी मां के साथ जिस ऊतक के माध्यम से जुड़ा होता है उसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा या प्लेसेंटा। गर्भाशय में बच्चा अपनी मां के साथ जिस ऊतक के माध्यम से जुड़ा होता है उसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। इस अपरा या प्लेसेंटा को बनाने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा इज डन बाय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस अपरा या प्लेसेंटा को बनाने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन इस अपरा या प्लेसेंटा को बनाने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे के सभी पौष्टिक पदार्थों की supply of nutrients in fetus, supply of nutrients and excretion of vesicles in fetus। बच्चे में सभी पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई तथा गंदे पदार्थों का निष्कासन। बच्चे में सभी पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई तथा गंदे पदार्थों का निष्कासन गर्भ नाल के माध्यम से होता है। गर्भ नाल पोर्टल एबिलिटी होता है। supply of nutrients and excretion of vesicles in fetus are carried out by naval poorly equilibrium। बच्चे में सभी पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई तथा गंदे पदार्थों का निष्कासन गर्भनाल के माध्यम से होता है। अगला पढ़ेंगे डिलीवरी केस में निकलने वाले हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। डिलीवरी केस में निकलने वाले हार्मोन डिलीवरी केस में निकलने वाले हार्मोन तो एक तो लिखिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के तो बैठ में यूज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो मिलेगा पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। स्टीरॉयड हार्मोन एक प्रकार का उसका स्पोर्ट काम करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बैठ में लिखा है यूज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरा लिखा है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन के बैठ में लिखा है अंडाशय ओवरी से निकलेगा ये। ऑक्सीटोसिन के बैठ में लिखा है यूज करने से और रिलैक्सिन के बैठ में लिखा है अंडाशय से। हेलो बड़ी अभी नोडल के पॉइंट लिखना है। महिलाओं में गर्भधारण को रोकने के लिए लगाई जाने वाली कॉपर्टी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इज implanted in cervix of uterus। Property used for contraception is implanted in cervix of uterus। महिलाओं में गर्भधारण को रोकने के लिए लगाई जाने वाली गर्भाशय के ग्रीवा भाग में लगाई जाती है। ग्रीवा
ग्रीवा मतलब बच्चा दानी का होता है सर्विक्स। गर्भाशय की ग्रीवा, ग्रीवा के ब्रेड में इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में इंग्लिश स्टूडेंट है। गर्भाशय की ग्रीवा, ग्रीवा के ब्रेड में लिखना सर्विक्स। गर्भाशय के ग्रीवा भाग में लिखना सर्विक्स है। गर्भाशय के ग्रीवा भाग में मिलेगा। अगला अच्छा इसका पूर्ण बोल दिया आईयूसीडी, फुल फॉर्म में इसका सेम। आईयूसीडी का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी। आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, अगला पढ़ लीजिए इसको प्रेगनेंसी पीरियड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बिल्कुल सेम लिखोगे, प्रेगनेंसी पीरियड यानी गर्भावधि। इंग्लिश में तो सेम होता है इसको हिंदी मीडियम वाला लिखो प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भावधि। इसके आगे लिखना है बच्चा ठहरने से लेकर, जैसे अब जिसको बच्चा ठहरना बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे हिंदी में इसके लिए क्या वर्ड है? रोपण। रोपण यानी इम्प्लांटेशन। बच्चा ठहरने से लेकर बच्चे के पैदाइश तक का समय, बच्चे के ठहरने से लेकर बच्चे के पैदाइश तक का समय गर्भावधि कहलाता है, प्रेगनेंसी पीरियड। बच्चे के ठहरने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का समय प्रेगनेंसी पीरियड कहलाता है। अगला नोट करिए गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड निषेचन से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का समय। निषेचन से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का समय गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। निषेचन से लेकर बच्चे के पैदाइश तक का समय गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। अगला समझिए जो रसो धर्म चक्र होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये दूसरे पॉइंट इसके बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रसो धर्म चक्र बेसिकली हमने पढ़ लिया था कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है किस उम्र में शुरू होता है? 11 से 12 साल की एज में शुरू हो जाएगा और ये बंद कब हो जाएगा? 45 से 50 साल की उम्र। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लड़की के अंदर अंडाणु पकना किस उम्र में शुरू करेंगे? 11 से 12 साल की उम्र में एंब्रियो बनना स्टार्ट होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जब लड़की पैदा होती है तो उसके दोनों अंडाशय में लगभग कितने अंडाणु होते हैं? 20 लाख। लेकिन जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाएगी सारे अंडाणु खत्म होते जाएंगे और 45 से 50 साल की उम्र में लड़की के अंदर सारे अंडाणु खत्म हो जाएंगे। जैसे ही सारे अंडाणु खत्म होंगे लड़की के अंदर मैक्सिमम अंडाणु हो जाएंगे, कहने का मतलब रजो धर्म चक्र भी हो जाएगा। तो पहले दो क्वेश्चन जो ध्यान रखनी है, रजो धर्म चक्र किस उम्र में शुरू होता है? 11 से 12 साल की उम्र में और बंद कब होगा? 45 से 50 साल की उम्र में। रजो धर्म चक्र का शुरू होना कहलाएगा रजो दर्शन। रजो दर्शन यानी ठहरा, और रजो धर्म चक्र का बंद होना कहलाएगा रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति यानी मेनोपॉज। तो लड़की में 11 से 12 साल की उम्र में रजो धर्म चक्र शुरू होगा और रजो धर्म चक्र का शुरू होना कहलाएगा रजो दर्शन। अभी 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाएगा और रजो धर्म चक्र का बंद होना क्या कहलाएगा? रजो निवृत्ति। कल हमने एक बात पढ़ी थी कि रजो धर्म चक्र कुल कितने दिनों का होता है? 28 दिन का।
28 दिन के रजोधर्म चक्र में अंडाणु कौन से दिन बाहर आएगा? 14 दिन। ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 14वें दिन अंडाशय से कितने अंडाणु बाहर आते हैं? केवल एक अंडाणु बाहर आएगा। तो रजोधर्म चक्र पूरा 28 दिन का होगा और 28 दिन के रजोधर्म चक्र में 14वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलेगा। अब ये जो 28 दिन का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? बिल्कुल समझने वाली बात है। देखिए दो तीन चीजें कवर होगी यहाँ पर। एक तो पॉइंट ये कवर होगा कि ये जो 28 दिन का साइकिल होगा, 28 दिन का रजोधर्म चक्र इसमें होता है। दूसरा पॉइंट ये 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन से दिन सेक्सुअल प्रोसेस करें ताकि बच्चा ठहरने की पॉसिबिलिटी होगी और कौन से दिन नहीं होगी, ठीक है ना? 28 दिन के रजोधर्म चक्र में लड़की के साथ कौन से दिन सेक्स किया जाए ताकि बच्चा ठहर सकता है, अदरवाइज बच्चा नहीं ठहर सकता, ठीक है? दोनों चीजें। पहले तो समझिए 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। जैसे हमने इस तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ा था, ये बच्चा दानी होगी गर्भाशय यानी यूट्रस, जहां पर बच्चे को ठहरना है। अब ये बच्चे की दीवार होगी, तो बच्चा दानी की सबसे ऊपर की दीवार होगी, ये राइट साइड की, ये मान लीजिए ये लेफ्ट साइड की, ठीक है ना? अब होता क्या है, तो रजोधर्म चक्र का जो पहला दिन होगा, पहले दिन से क्या होता है, ये आपको दो प्रकार के हार्मोन बताए थे। तो हार्मोन आपको बताएगा प्रोजेस्टेरोन और एक आपको हार्मोन बताएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दो हार्मोन आपको बताए थे। अगर आपको ध्यान में तो हमने बनाना भी एक ग्रेन्यूल फॉलिकल बताया था आपको। क्या काम करता है? हमने पढ़ा भी बेसिकली पाउच टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इस पाउच टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्रेन्यूल फॉलिकल। और इस ग्रेन्यूल फॉलिकल के अंदर क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा, एग बनेगा, ठीक है ना? और इस ग्रेन्यूल फॉलिकल से हार्मोन कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा भी ये जो अंडाणु यहाँ से कौन से दिन बाहर निकल जाएगा? 14वें दिन अंडाणु बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? 14वें दिन अगर अंडाणु बाहर होगा तो ये ग्रेन्यूल फॉलिकल खाली हो जाएगा और इस खाली हुए ग्रेन्यूल फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, ठीक है? अब आगे का सारा प्रोसेस क्या होता है? होता क्या है, पहले 14 दिन में क्या होगा? अंडाणु पूरा बन के तैयार हो जाएगा और पूरा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि पहले 14 दिन में ग्रेन्यूल फॉलिकल होता है और ये ग्रेन्यूल फॉलिकल ये अंडाणु को बनाएगा और इस ग्रेन्यूल फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ये हार्मोन इस अंडाणु को पकाने का काम करेगा। और हमने पढ़ा कि 14वें दिन क्या होगा? ये अंडाणु इस ग्रेन्यूल फॉलिकल को तोड़ के यहाँ से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब 14वें दिन क्या होता है? अंडाणु बाहर निकल जाता है। ओव्यूलेशन हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कंडीशन हो सकती है कि महिला में कोई गड़बड़ी है तो 15वें दिन बाहर आ सकता है बस। ना तो कभी 13वें दिन बाहर आएगा, ना कभी 16वें दिन बाहर आएगा। सब 99% केस में 14वें दिन ही आएगा। 1% केस में अबनॉर्मलिटी में 15वें दिन हो सकता है, हो जाए। बाकी ना इससे कभी पहले बाहर आएगा, ना इससे कभी बाद बाहर आएगा। और कल हमने एक बात पढ़ी थी कि जो अंडाणु होता है, इस अंडाणु का जीवनकाल लगभग कितना होता है? 2 से 3 दिन का होता है। मान लीजिए कोई भी अंडाणु अगर 14वें दिन बाहर निकलेगा तो कौन से दिन तक जीवित रहेगा? 17वें दिन तक। ये 3 दिन का टाइम पीरियड हो जाएगा ये। लेकिन बाई दी वे कोई भी अंडाणु अगर 15वें दिन बाहर आएगा तो कौन से दिन तक जीवित रहेगा? 18वें दिन तक। कहने का मतलब अंडाणु चाहे कौन से दिन बाहर आए, मैक्सिमम कौन से दिन तक जीवित रहेगा? ये 18वें दिन तक जीवित रहेगा। 18वें दिन अंडाणु खत्म हो जाएगा। अब लड़की के अंदर जो बच्चा पैदा करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अंडाणु। अगर एक प्रकार से लड़की में बीज का दाना निकलेगा, ये अंडाणु लड़की में 18वें दिन खत्म हो जाएगा। अगर इस 18वें दिन के बाद में लड़की के साथ कोई सेक्सुअल प्रोसेस की जाए, बच्चा पैदा होने का, बच्चा ठहरने के कोई चांस नहीं, क्योंकि 18वें दिन एग खत्म हो चुका है, अंडाणु खत्म हो चुका है। 18वें दिन के बाद में लड़की के साथ कोई सेक्सुअल प्रोसेस होगी तो किसी भी कंडीशन में तो बच्चा नहीं ठहरेगा। ये तो बात है बाद की कि 18वें दिन के बाद में बच्चा नहीं ठहरेगा। पहले का तो देखें तो जैसे हमने पढ़ा कि अंडाणु का जीवनकाल कितना होता है? 2 से 3 दिन का। अगर शुक्राणु का देखा जाए स्पर्म का, तो इसमें 2 कंडीशन होती है। जब तक ये शुक्राणु पुरुष के शरीर में होगा तब तक तो इसका जीवनकाल होगा 30 दिन। लेकिन जैसे ये शुक्राणु महिला के वैजाइनल पोर्शन में डाल दिया जाएगा, इसका जीवनकाल कितना हो जाएगा? 2 से 3 दिन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि महिला का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री ज्यादा होता है। ये शुक्राणु जितने कम होंगे तो शुक्राणु का महिला के अंदर जीवनकाल कितना होगा? 2 से 3 दिन। मेरी सिंपल बात की याद करनी है, महिला में अंडाणु का जीवनकाल भी कितना है? 2 से 3 दिन। और महिला में शुक्राणु का जीवनकाल भी कितना है? 2 से 3 दिन ही। तो एक बात सुनिए, मान लीजिए कि 11वें दिन लड़की के साथ में सेक्सुअल प्रोसेस की गई। 11वें दिन सेक्सुअल प्रोसेस करने का मतलब है 11वें दिन शुक्राणु अंदर गए हैं।
जो शुक्राणु 11वें दिन अंदर गया वो मैक्सिमम कितने दिन तक जीवित रहेगा? 3 दिन तक। तो 11वें दिन अंदर जाएगा वो कौन से दिन तक जीवित है? 14वें दिन तक जीवित रहेगा और 14वें दिन क्या होगा? नर बाहर आ जाएगा। 11वें दिन जो शुक्राणु अंदर गया वो शुक्राणु 14वें दिन तक जीवित है क्योंकि इसका जीवितकाल 3 दिन का है और 14वें दिन क्या होगा? नर बाहर आ जाएगा। अगर नर बाहर आ जाएगा तो दोनों के दोनों आपस में मिल जाएगा, बचा रह सकता है। लेकिन मान लीजिए कि 10वें दिन सेक्सुअल प्रोसेस की गई और 10वें दिन शुक्राणु अंदर गया, जो शुक्राणु 10वें दिन अंदर जाएगा वो कौन से दिन खत्म हो जाएगा? 13वें दिन खत्म हो जाएगा। शुक्राणु खत्म हो चुका है 13वें दिन और अंडाणु कौन से दिन बाहर आएगा? 14वें दिन। तो आप समझ नहीं पाएंगे तो मतलब बच्चा रहने की कोई चांस नहीं है। कहने का मतलब कि जो 28 दिन का रजोधर्म चक्र होगा इसमें 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में इस टाइम पीरियड के बीच में सेक्सुअल प्रोसेस होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर कहते हैं कि लड़की में ब्लीडिंग हो रही है तो अगर सेक्स करने से बच्चा रह जाएगा, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो साइंस बोलते हुए ये बात बोलेगी 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में एक आधे केस में ऐसा हो सकता है कि शुक्राणु में बहुत बढ़िया तरीके से प्रेशर है और जो शुक्राणु 10वें दिन अंदर चला जाए 14वें दिन तक भी जीवित रह पाता है। लेकिन वो कोई भौतिक 0.1% केसेस के अंदर ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल होता नहीं है। नॉर्मल अगर बिल्कुल साइंटिफिक देखा जाए तो शुक्राणु का मैक्सिमम जीवितकाल 3 दिन रहेगा और अंडाणु का भी 3 दिन रहेगा और ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में अगर सेक्सुअल प्रोसेस होगा तो कॉन्सेप्शन होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं। 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच अपनी पहले बात में कोई चांस नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये अब ये साइकिल तो लड़की की तरफ से चलता रहेगा। अब बच्चा जो ठहरेगा जब सेक्सुअल प्रोसेस की जाएगी, अगर सेक्सुअल प्रोसेस ना हो तो बच्चा रहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो बच्चादानी होगी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चादानी की दीवार में ऐसे मजबूत करेगा। जैसे मान लीजिए ये बच्चादानी है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? बच्चादानी की दीवार को ऐसे मजबूत करेगा, इस दीवार को ऐसे मजबूत करेगा और इस दीवार को ऐसे मजबूत कर देगा, तीनों साइड से दीवार को जारी कर देगा। अगर यहाँ पर बच्चा ठहर जाएगा तो ये दीवार यहाँ से बंद हो जाएगी, ये दीवार यहाँ से बंद हो जाएगी और ये यहाँ से बंद हो जाएगी। बच्चे के चारों एक कवरिंग बन जाएगी। इसी कवरिंग को हमने बोला था अपराया प्लेसेंटा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चा ना ठहरे, कौन सी बात है? पहली बात अगर सेक्सुअल प्रोसेस ना हो तो बच्चा नहीं ठहरेगा। दूसरी बात अगर इस टाइम पीरियड में सेक्सुअल प्रोसेस ना हो तो भी बच्चा नहीं ठहरेगा। हो सकता है इस टाइम पीरियड में सेक्स किया गया हो या लड़के में कोई दिक्कत है लड़की में कोई दिक्कत है तो भी उसका बच्चा ना ठहरे, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर यहाँ पर बच्चा नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने जो तीनों साइड की दीवारें मजबूत की थी, इस दीवार का कोई काम नहीं क्योंकि बच्चा यहाँ पर ठहरेगा। अगर बच्चा यहाँ पर नहीं ठहरेगा तो ये लास्ट के 3-4 दिन होंगे ना, 25वां 26वां 27वां और 28वां, ये लास्ट के तीनों 4 दिनों में ये दीवार यहाँ से करके बाहर आ जाएगी, ये यहाँ से करके बाहर आ जाएगी और ये यहाँ से करके बाहर आ जाएगी। लास्ट के 3-4 दिनों में लड़की की तरफ ब्लीडिंग चलेगी और उस ब्लीडिंग के अंदर ये जो दीवारें मजबूत हुई थी सारी की सारी खुल करके बाहर आ जाएगी। नॉर्मल ब्लीडिंग होती है लड़की में 3-4 दिन, उस ब्लीडिंग के अंदर ये जो तीनों साइड की टिश्यू डिपॉजिट हुआ था ऊपर जमा हुआ था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, वो सारा का सारा ऊपर के बाहर आ जाएगा। जैसे ही सारा ऊपर के बाहर आएगा, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा दी जाती है। जब लड़की में ब्लीडिंग होगा तो पेट दर्द करेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन तीनों साइड की दीवारें तो उतरेगी तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे, और जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेट दर्द करेगा। पेट गड़बड़ी होती है, इस पेट दर्द के अंदर टेबलेट दे जाती है। अगर टेबलेट देंगे तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बंद कर देंगे। अगर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देंगे तो बच्चा लाने की जो दीवारें थी ना ये सारी की सारी बाहर नहीं आ पाएंगी। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, बायोमीट्रा या मेट्राइटिस की बीमारी हो जाएगी, हो सकता है बच्चा नहीं रख सकते। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो बच्चा है ये जो लास्ट के 3-4 दिन में ब्लीडिंग होगी, इस ब्लीडिंग में दर्द क्यों होता है और इस ब्लीडिंग में क्या चीज उतर के बाहर आएगी, अपराया प्लेसेंटा उतर के बाहर आएगा। 28 दिन के रजोधर्म चक्र में किस कंडीशन के अंदर क्या प्रोसेस होगा, ठीक? तो रजोधर्म चक्र के बारे में ये आता है। देखिए रजोधर्म चक्र में सामान्यतः लड़की में 11 से 12 साल की उम्र में रजोधर्म चक्र शुरू होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 12 years, which is called menarche. लड़की में 11 से 12 साल की उम्र में रजोधर्म चक्र शुरू होता है, जिसे रजोदर्शन कहा जाता है। रजोदर्शन लड़की में 11 से 12 साल की उम्र में रजोधर्म चक्र शुरू होता है, जिसे रजोदर्शन कहा जाता है तथा यह
45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है। And it is most at 45 to 50 years. बताइए 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है। तो भाई यह 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। मेनोपॉज, रजो निवृत्ति। तो भाई यह 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। इसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। मगर लेकिन रजो धर्म चक्र को 28 दिन का होता है। रजो धर्म चक्र 28 दिन का होता है। रजो धर्म चक्र को 28 दिन का होता है। 28 दिन के रजो धर्म चक्र में always take percent 14 day of this success day. 28 दिन के रजो धर्म चक्र में 14वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है। इस 28 दिन के रजो धर्म चक्र में 14वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है। रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक 400 से 500 अंडाणु ही उत्पन्न पाते हैं। अराउंड 400 to 500 egg are developed during menarche to menopause. रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक लगभग 400 से 500 अंडाणु ही उत्पन्न पाते हैं। 400 से 500 अंडाणु होते हैं। रजो धर्म चक्र में 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच, रजो धर्म चक्र में 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच विशेषण की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम चांस ऑफ कंसेप्शन lies in between 11th to 18th day of menstruation cycle. रजो धर्म चक्र में 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच विशेषण की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। मैक्सिमम चांस ऑफ कंसेप्शन lies in between 11th to 18th day of menstruation cycle. कभी-कभी महिला का जन्म बंद कर देता है। कल एक उनका याद नहीं करना है। आज का जमाने का